Assalamu alaikum. This video covers the Medicine and Allied February 25th, 2020 second shift paper MCQs from FCPS Mate Gold Recall 7, 8, 9, 10 book starting from MCQ number 11 till 20. The cells in acute cellular rejection lymphocytes होते हैं. अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि cellular rejection के बारे में अभी के लिए जो आपको इस MCQ से रिलेटेड पता होना चाहिए वो ये है कि एक होती है हाइपर एक्यूट, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक. ठीक है, हाइपर एक्यूट में तो आती है आपकी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं, ये बार बार पूछा गया है. एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में लिम्फोसाइट्स आते हैं. ठीक है, दोनों में लिम्फोसाइट्स ही आएंगे. लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है, कि जो आपकी एक्यूट रिजेक्शन होती है उसमें CD8 भी आते हैं और CD4 भी आते हैं. जो क्रॉनिक है, ठीक है, उसमें बेसिकली भी CD8 भी आते हैं, CD4 भी आते हैं. लेकिन एक्यूट में अगर आपको लिम्फोसाइट्स में भी कह देना कि इसमें भी आप प्रेफर कौन सा करेंगे, ठीक है, तो एक्यूट में आप प्रेफर करेंगे CD8 और क्रॉनिक में आप प्रेफर करेंगे CD4. फर्स्ट एड में एक टेबल बना हुआ है रिजेक्शन का, आप वो देख लें. ठीक है, तो एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन में लिम्फोसाइट्स होंगे. एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन इज मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स दैट हैव बीन एक्टिवेटेड अगेंस्ट डोनर एंटीजेंस प्राइमरली इन द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द रेसिपिएंट. ठीक हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. ग्रेन्युलोमा विदाउट केशियस नेक्रोसिस इज सार्कोइडोसिस. सार्कोइडोसिस बेसिकली एक डिजीज़ है जो पैथोलॉजी है, ठीक है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में रखी हुई है फर्स्ट एड में. इसके जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना, माइक्रोस्कोपिकली जब आप डायग्नोज करते हो तो वो ग्रेन्युलोमा विदाउट केशियस नेक्रोसिस होता है या नॉन केसिएटिंग ग्रेन्युलोमा जिसको कहते हैं. ठीक है, इसके बाकी फीचर्स को याद करने के लिए एक निमोनिक है, अगर आपने याद रखनी है तो वो है ग्रेन ABC. G से याद रखना है आपने कि ग्रेन्युलोमास होते हैं. R से याद रखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है. A से आपने याद रखना है कि इसमें ACE लेवल्स बढ़ जाते हैं. I से याद रखना है कि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, बेसिकली इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है लंग की. ठीक है. N से आपने याद रखना है नॉन केसिएटिंग होते हैं जो ग्रेन्युलोमास ऊपर बन रहे हैं ना G से, वो नॉन केसिएटिंग है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी इसकी डायग्नोसिस का यही है जो रॉबिन्स में लिखा हुआ है. A से याद रखना है कि इसमें एस्टेरॉयड बॉडीज़ होती हैं. B से आपने याद रखना है कि इसमें बायलैटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी होती है. और C से ये कि इसमें कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो रेज्ड होते हैं. अब इसमें जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी याद होनी चाहिए ना, एक तो ये ग्रेन्युलोमास नॉन केसिएटिंग होते हैं, ये बार बार पूछा गया है. इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है, एस्टेरॉयड बॉडीज़ हैं, बायलैटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी है. ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये बार बार किसी ना किसी तरीके से पूछी गई हैं, तो ये आपको आनी चाहिए. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गन टू रिजेक्शन ट्रांसप्लांट किडनी और लिवर. अब ये जो है ना, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो कि एक्सपेरिमेंट की गई और डिफरेंट बुक्स में यही लिखा है. किडनी और लिवर जो है ना, ये मोस्ट रेजिस्टेंट होते हैं टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. ठीक है, इसलिए आपने सुना भी होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है. ठीक है, तो in most experimental transplant models, kidney and liver allografts evoke a weaker rejection response than heart and lung allografts. Moreover, kidney and liver allografts can actively participate in the induction and the maintenance of tolerance and thus can be considered tolerance prone organs. मतलब कि tolerant होते हैं to the transplant rejection. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. ये इंपॉर्टेंट है, किडनी और लिवर जो है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गन है टू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. सेल इंडिसेस इन CRF पेशेंट. अब CRF में क्रॉनिक रीनल फेलियर में आपकी एरिथ्रोपोइटिन जो है, जो कि प्रोड्यूस हो रही होती है फ्रॉम किडनी, वो कम होती है. एरिथ्रोपोइटिन कम होती है तो फिर RBCs कम बनते हैं, इसलिए अनीमिया सेट इन होता है. तो बेसिकली नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है. ठीक है, CRF कम होने की वजह से, एरिथ्रोपोइटिन कम होने की वजह से. इसमें आप देख सकते हैं कि MCV इज़ नॉर्मल,
ठीक है, MCHC इज़ नॉर्मल, ठीक है, तो RBC कम होंगे लेकिन MCV और MCHC नॉर्मल होगा, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब जो दूसरी ऑप्शंस होंगी इसमें, ठीक है, वो उसमें MCV जो है वो कम या ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इशू हो रहा होगा। MCV नॉर्मल जो है वो वैसे 80 to 100 फेमटोलीटर्स नॉर्मल होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल MCV में है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कॉज ऑफ सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म इन क्रॉनिक एल्कोहलिक्स। वो होता है जी रेनिन। होता क्या है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में कि एल्कोहलिज्म में होती है एसाइटिस, ठीक है, एसाइटिस होती है, ठीक है, और पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। इसकी वजह से अल्टीमेटली थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस होता है, तो बेसिकली अल्टीमेटली ECF वॉल्यूम हो जाता है कम। ECF वॉल्यूम कम होता है तो आपका रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ, रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ तो अल्टीमेटली किडनी ने रेनिन प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। रेनिन ने एंजियोटेंसिन नोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और वो फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। एक और तरीका होता है कि रेनिन ने जो एंजियोटेंसिन 2 बनाया तो एंजियोटेंसिन 2 ने एक और काम करना है, इसने बेसिकली एक्ट करना होता है ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करता है और एल्डोस्टेरॉन बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम को रिटेन करना होता है, पोटेशियम को बाहर निकालना होता है, ठीक है। जो सोडियम रिटेंशन होती है वो वाटर भी साथ खींच के लाती है, ठीक है, ताकि वाटर रिटेंशन और ECF वॉल्यूम जो डिप्लीट हुआ है वो रीगेन हो जाए, ठीक है। इसीलिए अगर क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड रेनिन, ठीक है, ये है इसका मैकेनिज्म। टेक्स्ट आप बुक से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट MCQ, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विल अकर इफ A पॉजिटिव इज ट्रांसफ्यूज्ड विद AB। ये बड़ा सिंपल सा है, इसकी आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही देख लें। A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव के अंदर आपने AB डाला है, A पॉजिटिव के अंदर एंटी-B एंटीबॉडीज़ होंगी ऑब्वियसली, ठीक है, और यहाँ पे 2 एंटीजन्स हैं, एक A एंटीजन है, एक B एंटीजन है। ये जो B एंटीजन है जब ये A पॉजिटिव के अंदर आएगी तो एंटी-B एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ रिएक्ट करेंगी और हीमोलिसिस हो जाएगी और रिएक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विल अकर इफ A पॉजिटिव इज ट्रांसफ्यूज्ड विद AB, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझसे वॉइस नोट्स मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई 15 मिनट के करीब वॉइस नोट्स हैं जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोग्लोबुलिन सिक्रेटेड बाय व्हिच सेल्स? फॉलिकुलर सेल्स। ये तो एक फैक्ट है, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो फॉलिकुलर सेल से बन रही होती है और ये यूज होती है इन द थायराइड ग्लैंड टू सिंथेसाइज थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो अगर वो पूछते हैं थायरोग्लोबुलिन इज सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी इज ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी की होती है। मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। ये आ गई आपकी कॉर्टेक्स, ठीक है, ये आपका आ गया जी मिड ब्रेन, ये आपकी जी ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये है मिड ब्रेन, ये है पॉन्स, ये है मेडुला। इसमें होता क्या है कि आपकी 2 वर्टिब्रल आर्टरीज आई, वो जुड़ी, उन्होंने बना दी जी यहाँ पे आके जुड़ती हैं, उन्होंने बना दी जी बेसिलर आर्टरी, ठीक है। अब बेसिलर आर्टरी ने ब्रांचेस देनी होती है, एक तो पॉन्टाइन ब्रांचेस देनी होती हैं, एक मीडियल मिड ब्रेन में दे देती हैं, ठीक है, फिर साइडों पे देती है, यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर आ जाती है आपके पास सुपीरियर सेरिबेलर, नीचे आ जाती है आपके पास एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, नीचे आ जाती है आपके पास यहाँ पे पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी ने सप्लाई करना होता है लेटरल पॉन्स,
लेटरल पॉन्स, और ये आ कहाँ से रही है, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही है पीछे से, फ्रॉम बेसिलर आर्टरी, ठीक है। तो एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। अब नेक्स्ट, क्लेविकल ब्रेक्स एट विच पार्ट कॉमनली, ये बेसिकली टूटती है मिडल 2/3, ठीक है, मिडल 2/3 एंड लेटरल 1/3 इस जगह पे, ठीक है। तो होता क्या है, जो लेटरल है वो नीचे को मूव कर जाता है ड्यू टू वेट ऑफ शोल्डर, और जो मीडियल पार्ट होता है ये वाला पार्ट पूरा, ये ऊपर को मूव कर जाता है ड्यू टू द फोर्सेस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड, ये ऊपर को खींच लेता है और ये नीचे को गिर जाता है, ठीक है। तो क्लेविकल ब्रेक्स एट विच पार्ट, मिडल 2/3 एंड लेटरल 1/3 की जंक्शन पे, यहाँ पे। अब चलते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर लिम्फ नोड्स, इसमें एक ना निमोनिक आप याद रख लें, सिंपल, वेल्म्स GC, इसी ऑर्डर में याद रखना है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। स्टेम जिस लिहाज से है उस लिहाज से आपने कर लेना है, ठीक है। सबसे ऊपर आ जाता है आपके पास वेल्म्स ट्यूमर, फिर आ जाता है आपके पास यूइंग सार्कोमा, फिर आ जाता है आपके पास लिम्फ नोड, फिर आ जाता है आपके पास माइलोमा, फिर है सेमिनोमा, ग्लियल ग्लायोमा एंड क्रेनियोफेरेंजियोमा। ये सारे के सारे जो हैं वो रेडियो सेंसिटिव हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछें कि रेडियो सेंसिटिव में सबसे ज़्यादा क्या है, वेल्म्स, फिर यूइंग्स, फिर लिम्फ नोड, फिर माइलोमा, फिर सेमिनोमा, ग्लियल ग्लायोमा, फिर क्रेनियोफेरेंजियोमा, ये ऑर्डर नहीं भूलना। इसी हिसाब से ऑप्शंस को आपने जज करना है और उस लिहाज से आपने ठीक करना है। तो ये थे हमारे 11 से 20 तक जो सारे MCQs थे of the paper that we are discussing of FCPS Mate Gold Recall 7, 8, 9, 10। हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम लोग टॉपिक्स पढ़ाते हैं, MCQs डिस्कस नहीं करते। तो MCQs टेलीग्राम पे हमारे डिस्कस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है FCPS Mate Gold Recalls, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम जुबैर बुक डिपो लाहौर। दीज आर द डिटेल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ जुबैर बुक डिपो, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। This series will continue.